प्लम्बर है, आप इलेक्ट्रिशियन है, आप जेसीबी ऑपरेटर है, आप कॉफी मेकर है, इनका ज्यादा स्कोप और डिमांड रहता है वहाँ। ओके। लेकिन हमारे यहाँ इस चीज की दिक्कत हाँ, स्किल्ड नहीं है लोग। अब हो रहे हैं, हो रहे हैं, लेकिन बहुत दुबई में गम का मेडिकल नहीं लगता है, इसमें एक मेडिकल सॉरी व्हाट इज दैट? गम का मेडिकल, एक गल्फ काउंसिल जो है, गम का मेडिकल। जी जी, गल्फ का जो काउंसिल है, ये जो कंट्रीज है इनने काउंसिल बनाया हुआ है, उनने जीसीसी काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने अपने ही मेडिकल सेंटर्स अप्रूव्ड रखे हैं मेडिकल करने के लिए, जो बच्चे को यहाँ से जाके दिल्ली में करना पड़ता है। पर्टिकुलरली पूछते हैं, आपका इशारा उसी और है, आपकी स्माइल बता रही। पर्टिकुलरली मुझे सजाद गिरी लोन साहब अच्छे लगते हैं, मतलब एज एन ओके, एज एन इंडिविजुअल, कोई लीडर, एज एन लीडर, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज है उनमें। ओके, अच्छा खासा डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि आप सिंस आप भी उसी एरिया के हैं, शहीद अब्दुल गनी लोन साहब ने काफी अच्छा नाम कमाया और अच्छा खासा काम किया है। हम तो उस उम्र के नहीं है कि हम कहेंगे हमारे साथ काम किया है, कि हमने देखा है, लेकिन जो हम आज सुनते हैं दैट मींस अच्छा ही काम किया है। जब हम अच्छा सुन रहे हैं अपने बुजुर्गों से तो अच्छा ही किया है। मैं तो बहुत ज्यादा बोलूंगा नहीं, फिर लोग नीचे कमेंट्स कर लेते हैं कि भाई मेरा जवाब या मुझे सवाल पूछा अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इस लेटेस्ट पॉडकास्ट के इस एपिसोड में आपका खैर मकदम है। जैसे आप लोगों को मालूम है, हमने पहले डॉक्टर्स, फिर पॉलिटिशियंस, फिर एक्टिविस्टर्स, इन सब लोगों के साथ बात की, उनकी राय जानी, मुख्तलिफ जो अपने फील्ड में एक्सपर्ट थे। आज हमारे साथ जो शख्स है ना, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग सा फील्ड है, हमारे यहाँ पे जो लोग हैं, जो नौजवान हैं, वो फॉरेन जा रहे हैं, जाना चाहते हैं, लेकिन हम अक्सर ये देखते हैं कि कुछ ऐसे एजेंट्स के थ्रू फिर जाके प्रॉब्लम होती है। हाल ही में हमने ऐसा एक मसला देखा और फिर मेरे जहन में आया कि उनके साथ भी हम बात कर सकते हैं, जो लाइसेंस्ड होल्डर हों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जानिब से, जिनको लाइसेंस मिली हो कि हाँ ये बिल्कुल सही है, जेन्युइन है। हम उन्हीं से जानेंगे कैसे होता है लाइसेंस, कैसे मिलता है, कैसे पता कर ले, और जो लोग बाहर जा रहे हैं या जाना चाहते हैं क्या कुछ होता है, कैसे होता है। श्रीनगर में इस वक्त जिन्हें सबसे पहले यहाँ पे जम्मू कश्मीर में लाइसेंस मिला था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जानिब से, सबसे ऑथेंटिक, इसलिए हम उनसे बात कर लेते हैं। ताहिर सोफी साहब, साहब शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, इससे पहले भी हमने एक दो बार कोशिश की थी, अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाया। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाला आज। यूजुअली हम जब पॉडकास्ट करते हैं तो बड़ा डाइवर्स सा हो रही है, लेकिन मैं बहुत पर्टिकुलर रहूंगा पहले इस पे, बिकॉज वी ऑल नो कि आप एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिकल एक्टिविज्म भी कर रहे हैं, सोशल एक्टिविज्म भी कर रहे हैं, लेकिन पहले इस पे, क्योंकि हाल ही में जिस तरह के एपिसोड्स हुए हमने देखे, तो कैसे पता करूं मैं कि जो आपका इंडियन ओवरसीज है ये सही है, लाइसेंस है, और जो बाकी जगहों पे हम लोग देख रहे हैं सबलेट, वो नहीं है। और एक तो ये, दूसरा ये कि प्रॉब्लम्स अगर हो जाती हैं, अकाउंटेबिलिटी कहाँ पे आती है? देखिए, सबसे पहले इस काम के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स लाइसेंस प्रोवाइड करती है, फॉरेन मिनिस्ट्री। हाँ, उसके लिए एक वेबसाइट है www.emigrate.gov.in, उस पर क्लिक करके आपको निकलेगा RAs या रिक्रूटिंग एजेंसीज ऑफ पर्टिकुलर एरिया, जो आप से फॉर एग्जांपल आप J&K ढूंढेंगे, उसमें सर्च करके वहां से आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की जाएगी। उसमें लिखा होगा कि रजिस्टर्ड कौन है, कौन, जो उसमें नाम नहीं होगा वो रजिस्टर्ड नहीं, जो उसमें नाम होगा वो रजिस्टर्ड। ऐसे आप जान सकते हैं कि रजिस्टर्ड कौन है। दिस इज एज सिंपल एज दैट, है ना? इट इज वेरी सिंपल। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी इसमें रखी है। कितनी है यहाँ पे लगभग रजिस्टर्ड जो लाइसेंस होल्डर? एज ऑन डेट जो कश्मीर डिवीजन में है अभी यहाँ पे 3 है। सिर्फ 3 जो है रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो बाहर बेसिक 3 ही है? जी, कश्मीर डिवीजन की बात कर रहा हूँ मैं, 3। ओके जी जी। फिर जो बाकी लोग डिस्ट्रिक्ट्स और ऐसी वैसी जगहों पे काम कर रहे होते हैं, तो सब एजेंट्स होते हैं, किसी एजेंसी के साथ मुंबई वगैरह में काम कर रहे होंगे, जो कि परमिसेबल नहीं है मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस में। 1983 का इमिग्रेशन एक्ट है, उसमें परमिसेबल नहीं होता, ये लीगल माना जाता है। ओके, दैट इज व्हाई प्रॉब्लम्स आ जाती है। जी जी, इज इट लाइक दैट? एग्जैक्टली, क्योंकि आप जब लाइसेंस होल्डर के पास डायरेक्ट जाते हैं तो आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाता है, जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस होंगी, जो भी सैलरी होगी, जो भी आपका पोस्ट होगा, तो वहां पे इन केस आपको कुछ ऊपर नीचे हो जाता है कंपनी में या कंट्री में पहुंच के, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की जो एम्बेसीज वहां पे लगी होती है कंसर्न, वो आपको गाइड कर सकते हैं। दे विल गाइड यू एंड दे विल फाइंड द रिक्रूटिंग एजेंसी। कैसे मुझे पता चलेगा कि वहां पे जो ये जॉब्स हैं ये जेन्युइन है? कैसे, मतलब? देखिए, जब आप एक लाइसेंस रजिस्टर्ड एजेंसी के थ्रू जाते हैं, इनके पास जो काम आता है ये मिनिस्ट्री के थ्रू ही आता है, एम्बेसी के थ्रू आता है। इनके पोर्टल पे, जो पोर्टल हमारे पास होता है, एक डोंगल बना होता है, उसमें पूरा जो है अटेस्टेड होते हैं डिमांड्स, तो उसमें मिनिस्ट्री वेरीफाई कर देती है पहले कौन सा पोस्ट है, किसके लिए कितना सैलरी है, तब जाके ये जो एजेंसी है ये एडवर्टाइज कर सकती है, इंटरव्यू कर सकती है इस पोस्ट के।
अच्छा, मतलब प्रॉपर होता है कि सही एग्जाम्पल हम दुबई की बात करेंगे, वहां पे इतनी जॉब्स रिक्वायर है, तो वो इंडियन जो गवर्नमेंट है, मिनिस्टर एक्सटर्नल अफेयर्स है, इनके साथ उठाएंगे कि हमें इतने लोग चाहिए। जी, वो एक्चुअली आप अपनी कंसर्न एजेंसी जो सिस्टर एजेंसी जो उनके साथ टाइप में होगी, फॉर एग्जांपल अगर हमारी होगी तो वो डायरेक्ट हमें डिमांड नहीं भेजती है, हमारा पोर्टल बना होता है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ, उस पर वो अपलोड कर देते हैं, तो मिनिस्ट्री का अप्रूवल आके हमारे पास आ जाता है, फिर परमिशन देती है मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की, हम अप्लाई करते हैं पीओई ऑफिस जिसको हम बोलते हैं परमिशन के लिए, अकॉर्डिंगली वेरीफाई करके हाँ डिमांड ऑनलाइन आ गया है कंपनी की तरफ से हमारे पास, वो ऑफिशियल चेक करते हैं, देन दे इशू द परमिशन। व्हाट इज लाइक वन थिंग कि सबसे ज्यादा हमारे यहाँ पे किस में जाते हैं कश्मीर में, किसके लिए ज्यादा? ये ज्यादातर यहाँ पे लोग पढ़े लिखे लोग ज्यादा हैं, तो ऑब्वियसली सेल्समैन, हॉस्पिटैलिटी में, या इंजीनियर्स या नर्सेज वगैरह यहाँ से बहुत ज्यादा जाते हैं। हाँ, लेकिन स्कोप इसके बगैर जो है दूसरी चीजों का है वहाँ पे, सिर्फ फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई स्किल है, टेक्निकल स्किल है, आप प्लम्बर है, आप इलेक्ट्रिशियन है, आप जेसीबी ऑपरेटर है, आप कॉफी मेकर है, इनका ज्यादा स्कोप और डिमांड रहता है वहाँ। ओके, लेकिन हमारे यहाँ इस चीज की दिक्कत है, हाँ, स्किल्ड नहीं है लोग, अब हो रहे हैं, अब हो रहे हैं, लेकिन बहुत कम, जिस हिसाब से हमें लड़के चाहिए होते हैं उस हिसाब से नहीं। और फिर यहाँ के लोगों का, मैं गलत भी नहीं कहूंगा, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन है उनको हाई सैलरी की, उनको लग रहा है बाहर जाएंगे तो बहुत सैलरी मिलेगी। जी, लेकिन ऐसा नहीं है, किसी लेवल पे आपको स्टार्ट करना होता है, मिनिमम वेजेस जो मिनिस्ट्री ने लिखी होती है वो कंपनी बिल्कुल फुलफिल करती है। ओके, मिनिमम जितना होता है, मिनिमम वेजेस होता है। बट क्या है मिनिमम एज, क्या है मतलब बाहर फॉरेन जाने के लिए? जो एक कैंडिडेट के लिए, एक जॉब सीकर के लिए मिनिमम एज 21 साल का होना चाहिए पासपोर्ट पे, जो पासपोर्ट पे एज है वो 21 साल का होना चाहिए, और मैक्सिमम एज जो डिफर करता है, मैक्सिमम एज कभी 40 साल का भी लगता है, 45 का भी लगता है, 50 का भी लग सकता है, एज पर द एक्सपीरियंस, एज पर द डिमांड वहाँ पे क्या होगी। This and what are the other requirement? Say example, if I am saying कि मैं जा रहा हूँ तो बेसिक क्वालिफिकेशन क्या जरूरी है कुछ, या फिर बेसिक क्वालिफिकेशन इसमें कोई नहीं चाहिए होती है, क्योंकि अगर आप लेबर के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। लेकिन अब अगर आप किसी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं, फॉर एग्जाम्पल यू आर अप्लाइंग एज अ डॉक्टर, यू शुड बी हैविंग MBBS डिग्री। आप इंजीनियर करते हैं तो आपके लिए सिविल इंजीनियरिंग का डिग्री होना चाहिए, मैकेनिकल या किसी भी। अब अगर आपके पास डिप्लोमा है तो आप टेक्नीशियन जा सकते हैं, या इन केस आपके पास एक्सपीरियंस ज्यादा है तो आप एज इंजीनियर भी जा सकते हैं। डिपेंड्स कि आप जिस जॉब के लिए जा रहे हैं, एक तो वो ऑब्वियस उसका डिग्री, अदरवाइज आपको नहीं चाहिए, अदरवाइज वी डोंट नीड एनी एक्सपीरियंस, व्हाट वी नीड इज योर मिनिमम एज दैट इज 21 इयर्स ओल्ड एंड योर पासपोर्ट। ओके, बाकी फिर जितनी डिमांड वहां से आएगी। जी। तो कश्मीर से हमको क्या लग रहा है अभी तक, सिंस यू आर वर्किंग सिंस लॉन्ग ना, कितने साल ही अभी हो गए, तो क्या किसके लिए ज्यादा जाते हैं? हमारे यहाँ हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए लोग जाते हैं। ओके, क्योंकि हमारे यहाँ लोगों को वही दिखता है, वेटर, कॉफी मेकर, मैनेजर, होटल में मैनेजर, यही सब दिखता है। तो बाकी और नर्सेज के लिए बहुत जाते हैं, जो हमने देखा है। When did you start this? कब हुआ? Started in 2012। अच्छा, 2012 में। हाँ जी। उससे पहले क्या कुछ था कि नहीं था? उससे पहले यहाँ पे JNK के गवर्नमेंट के पास ऐसे एजेंसी थी सेम यही, जो कि मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को उन्होंने दी थी, बट शायद उनको रन नहीं कर पाए वो उसको, क्योंकि इसमें क्राइटेरिया होता है कि 5 साल में आपको मिनिमम एक लिमिट भेजना होता है, बाहर एम्प्लॉय करना होता है, उनको रोजगार देना होता है, वो कर नहीं पाए, तो फिर उनका लाइसेंस जो है 5 साल के बाद रिन्यू नहीं हुआ। आप कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट के अंडर जो रिक्रूटमेंट चल रहा था उसका लाइसेंस खत्म कर दिया? जी, क्योंकि इसमें पर्टिकुलरली मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक क्लास रखा हुआ है, अगर आपको 5 साल के लिए लाइसेंस मिलता है तो 5 साल में एक मिनिमम लड़के जो है, एक जॉब सीकर है, इनको जॉब दिलाना ही दिलाना है, फिर आपको एजेंसी क्यों देंगे? दिस कैन ओनली हैपन इन जम्मू एंड कश्मीर। आप टाइम पास नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। अच्छा, मैं ये भी जानना चाहूंगा कि जैसे आप कह रहे हैं कि 2012 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनको दिया था स्टेट गवर्नमेंट चलाने के लिए, वो नहीं चला पाए। जी। तो फिर आप कह रहे हैं कि उनको इतने सारे रिक्रूटमेंट जितने दिए वो करने ही पड़ेंगे। बट कितना? जो अगर आपके पास इसमें ग्रेडिंग होती है लाइसेंस, जो हमारे पास है A ग्रेड लाइसेंस है 1000+, यानी कि आप अनलिमिटेड 5 साल में भेज सकते हैं लड़के, लेकिन मिनिमम आपको 300 भेजने। ओके, हाँ, तो मुझे लगता है अगर रिन्यू नहीं हुआ तो वो 300 भी नहीं कर पाए हैं। हाँ, ये भी कमाल है। हुआ उसको, तब शायद उमर अब्दुल्ला साहब की गवर्नमेंट थी, उमर अब्दुल्ला साहब उसको शायद हेड कर रहे थे, कि 2012 की बात, 13 की बात है। और इसमें जो बाकी हैं बोर्ड मेंबर्स, हसीब द्रबू वगैरह साहब शायद कोई थे, वो मुझे पूरा पता नहीं है, जैसे तरमूज वगैरह भी इसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स थे।
उनका करानगर में ऑफिस हुआ था J&K ओवरसीज कॉर्पोरेशन के नाम से। ओके, तब ये कॉर्पोरेशन बना हुआ था। जी। और वो ये जो है रिक्रूटमेंट वगैरह कर रहे थे। सेंट्रल गवर्नमेंट का एक रूल था, ये हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट को ये एजेंसी प्रोवाइड करते थे। ओके, फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पज, क्योंकि आपको पता है लोकल कि आपने फॉरेन भेजना है वो गवर्नमेंट के थ्रू क्योंकि चलेगा। आपने बंदे को जो है एम्प्लॉयमेंट देना है। अब लोकल में ही आप हर किसी को एम्प्लॉयमेंट नहीं दे सकते हैं। आप बाहर जब किसी को देते हैं अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे, ये भी एक एम्प्लॉयमेंट ही है। ओके, तो ये भी बताएं इस वक्त कि अगर कभी किसी के साथ, जैसे हमने देखा है अभी जो एक यूट्यूबर के साथ हुआ था, क्या कुछ हुआ था, हमने अभी देखा थाईलैंड का इशू था, वो चीजें कैसे हो जाती हैं, क्या है उसमें प्रॉब्लम? देखिए थाईलैंड का, जहाँ के हमने बहुत सारी वीडियोस देखे हैं सोशल मीडिया पे, किसी के माँ रो रही है, किसी का भाई रो रहा है कि हमारा भाई फंसा है, बेटा फंसा है। इसमें आज से 1.5 साल पहले मिनिस्ट्री ने एक गाइडलाइन इशू की, एक सर्कुलर इशू किया था, लाओस और थाईलैंड ए स्कैम, डोंट फॉल प्रे टू दीज जॉब्स। लेकिन उसके बाद भी अगर आप जाते हैं, आप सुनते ही नहीं है। हमने भी बहुत लोगों को यहाँ काउंसिल किया होगा कि थाईलैंड और लाओस मत जाए, तो कहीं ना कहीं आपकी भी गलती है। आप लालच में आके गलती कर देते हैं, क्योंकि जब आपको वीजा मिलता है, मैं आपको इरफान साहब बताऊं कि वीजा में 2 टाइप इसमें होते हैं पर्टिकुलरली, विजिट वीजा जिसको हम टूरिस्ट वीजा कहते हैं, और एम्प्लॉयमेंट वीजा। इस काम के लिए जब आप जा रहे हैं काम करने के लिए, आपके लिए पास एम्प्लॉयमेंट वीजा होना चाहिए। लेकिन जब आप लाओस पहुंचते हैं, थाईलैंड पहुंचते हैं, आपके पास विजिट वीजा होता है, और आप जो है लीगली इस पे काम नहीं कर सकते। आप फंस जाते हैं वहां पे, फिर यही एक्सटेंशन मिलता है आपको। तो ये इलीगल ही आप गए हैं, इस मन से जब आप गए हैं काम करने के लिए, बट आपके हाथ में जो विजिट वीजा है, तो आप सोचिए आप यहां से ही क्राइम कर रहे हैं। ओके, और जो आपको ये करा रहा है वो तो बड़ा क्रिमिनल है ही। लेकिन आपने भी सोचना है ना, आपकी भी अकल है, आपको पता है भाई मुझे कहाँ काम करना है, उसके लिए एम्प्लॉयमेंट वीजा लगता है। विजिट वीजा तो काम कर नहीं सकते, आप घूमने के लिए नहीं जा सकते। और जब आपको मिनिस्ट्री गाइडलाइन इशू करती है, और हमने अपने सोशल मीडिया पेजेस पे भी वो सर्कुलेट किया था, लेकिन कोई गौर नहीं करता। आपको पता है, लगता है शायद नहीं जी हम पैसे कमाएंगे, इतना आसान नहीं होता। ज्यादातर लोग कहाँ पे जाते हैं हमारे यहाँ से? ज्यादातर लोग गल्फ कंट्रीज में ही जाते हैं, पर्टिकुलरली सऊदी अरेबिया है, क्योंकि वहां पे हमारा एक मजहबी मामला भी है, एक अकीदा जुड़ा हुआ है, और दुबई में लोग बहुत जाते हैं। तो मतलब क्यों सिर्फ इन्हीं कंट्री? चलो एक तो ये कि मजहबी अकीदा, कि बहुत से लोग ये भी सोचते हैं उम्रा कर लेंगे, बट अदरवाइज क्यों जाते हैं? जैसे दुबई बहुत जाते हैं, जैसे ओमान देखा है हमने। देखिए गल्फ कंट्रीज में जो पर्टिकुलरली स्कैम कम है, दूसरी चीज वर्क कल्चर अच्छा है, तीसरी चीज आपको अपना माहौल मिल जाता है। आप नमाज पढ़ेंगे आपको मस्जिद मिलेगी, आप रमजान में होंगे तो आपको रोजेदार मिलेंगे, और आप जो भी खाना चाहोगे वो आपको मिलेगा, और जो भी काम आता है ये जेन्युइन होता है। हर काम में नहीं कह सकता, लेकिन जो लाइसेंस एजेंसी के पास आता है मिनिस्ट्री के थ्रू, ये जेन्युइन होता है। और वर्क कल्चर भी बहुत अच्छा है, और टैक्स फ्री होता है, टैक्स भी नहीं लगता है आपको, सैलरी बच जाती है आपकी, और ज्यादा दूर भी नहीं है। आपको 3 घंटे लगते हैं यहाँ से दुबई, मुंबई से दुबई आपको 4 घंटे लगते हैं मुंबई से सऊदी अरब। वैसे ओमान की बात है, वैसे बहरीन की बात, डिस्टेंस कम है, और रूल्स उतने टफ नहीं है। कैसे? से फॉर एग्जांपल लेबर लॉ हो गया, आपको इमरजेंसी पड़ गई घर में, आप आ सकते हैं। आप यहाँ से घर वाले आपको लिख के भेजेंगे कि देयर इज अ पर्टिकुलर मेडिकल इमरजेंसी इन माय होम, तो आप आ सकते हैं। कंपनी उतनी भी जालिम नहीं होती है जो आपको छोड़े ना, एज लॉन्ग एज यू आर लॉयल टू देम। आप काम कर रहे हैं अच्छे से, आप अपना 100% दे रहे हैं, आपको जाने देंगे। और आपका जो है पहले ही टैक्स बच जाता है आपकी सैलरी पे, और फूड सस्ता है, मेडिकल एक्सपेंसेस बच जाते हैं, क्योंकि कंपनी की तरफ से होता है वो सब। डिपेंड करता है, आप बोलेंगे मुझे 5 स्टार में जी इलाज कराना, आपको उसको तो पे करना पड़ेगा, वो तो यहाँ पे भी बात है। आपका जो है ट्रेवल अलाउंसेस कम है, आपका जो है एकोमोडेशन के पैसे कम लगते हैं। ये सब चीजें देखनी होती है। गल्फ कंट्रीज में इजी कहाँ पे पड़ता है जॉब के लिए? गल्फ कंट्री हर किसी में इजी है, बट अगर हम पर्टिकुलरली देखें ये 5-6 कंट्रीज जो इनमें से दुबई का थोड़ा प्रोसेस इजी है, क्योंकि दुबई में गम का मेडिकल नहीं लगता है। इसमें एक मेडिकल, सॉरी व्हाट इज दैट? गम का मेडिकल, ये गल्फ काउंसिल जो है, गम का मेडिकल, जी गल्फ का जो काउंसिल है, ये जो कंट्रीज है इनने काउंसिल बनाया हुआ है, उनने जीसीसी काउंसिल जिसको हम बोलते हैं, उन्होंने अपने मेडिकल सेंटर्स अप्रूव्ड रखे हैं मेडिकल करने के लिए, जो बच्चे को यहाँ से जाके दिल्ली में करना पड़ता है इसी सेंटर में। तो बाकी कंट्रीज के लिए दुबई को छोड़कर, दुबई को लोकल मेडिकल लगता है। ओके, आप यहाँ पे अपना लोकल चेकअप करेंगे, यहाँ जी मैं ठीक हूँ, देन जब आप दुबई पहुंचते वहां की अथॉरिटीज आपको मेडिकल चेकअप करते हैं। मेडिकल चेकअप में क्या इंपॉर्टेंट होता है, मतलब किसको नहीं लग सकता है? इसमें आपको जो है कम्युनिकेबल डिजीज नहीं होनी चाहिए, इसमें आपको टीबी नहीं होना चाहिए, तो और वो चीज जो किसी को फैले ये ना हो, या वो ट्रीटमेंट ना हो। ओके, तो ये चीज हो, बाकी अदरवाइज नहीं कोई इशू, अदरवाइज कोई इशू नहीं है।
ठीक है। मैं जब आपको एज एन एक्टिविस्ट जानता हूँ, आप उस वक्त पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे, आप काम कर रहे थे, तो हाउ डिड यू सी दैट पॉलिटिकल एक्टिविज्म में, मतलब क्या इजी है वो, ये वाला ज़्यादा टफ है एज एन जॉब और पॉलिटिकल एक्टिविज्म व्हाटसएवर? देखिए, जब आप लोगों का सोचते हैं, जब आप लोगों के हालात देखते हैं अपने लोगों के, तो आपको जो है पॉलिटिकल एक्टिविज्म या सोशल एक्टिविज्म खुद ब खुद आ जाता है आपके दिल में। दुनिया में कोई चीज़ इजी नहीं होती, लेकिन टफ भी नहीं है। अगर आपकी लगन है, अगर आप चाहते हैं ये करना, अगर आपको लोगों के प्रति आपकी मोहब्बत है, तो मुश्किल कोई चीज़ नहीं होती। बस चाहिए कि आपकी नीयत सच्ची हो, चाहिए कि आपको जो है वो अल्लामा इकबाल साहब का शेर है कि दर्द दिल के वास्ते पैदा किया। बिल्कुल। और आपके दिल में दर्द है, लोगों का एहसास है इस चीज़ का कि मैं भी इसी सोसाइटी से जुड़ा था, इसी सोसाइटी में आया हूँ, चलें आज मैं कहीं किस ऊपर लेवल पे पहुंचा हूँ, लेकिन उन लोगों के लिए मुझे ख्याल रखना चाहिए, फिर तो कोई चीज़ इजी नहीं, टफ नहीं। बट यू हैव बीन वेरी क्लोज टू सो मेनी पॉलिटिशियंस जो आप देख भी रहे हैं, क्या लगता है, कर रहे हैं काम, नहीं कर रहे हैं, कर पा रहे हैं? देखें, हम जो हर बात तेरी बात में आ जाते हैं, हम जो हर बार तेरी बात में आ जाते हैं, घूम फिर के उसी औकात में आ जाते हैं। जब पॉलिटिशियन के साथ हम मिलते हैं या बात करते हैं या जानते हैं, हमें एक्सपेक्टेशन से बहुत होती है, क्योंकि हमने चुना होता है। लेकिन जब हम घर में बैठे होते हैं, हम ये भी, आपने भी देखा होगा, ये भी नोटिस किया होगा, हम बोलते हैं नहीं जी, ये सबसे बेईमान बंदे, अच्छी चीज़ नहीं है, ये पॉलिटिशियन अच्छे लोग नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पे डिफ़र करना चाहूँगा, और इसके इख्तिलाफ मुझे बहुत सालों से होते हैं। मेरे ख्याल से सबसे हमें पहले सेल्फ इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये सियासतदान जो है, ये लीडर जो पॉलिटिशियन, इसको हमने चुना है। अगर ये बेईमान है तो इसको मेरा ही हाथ है इसको बनाने में, मैंने ही इसको चुना है, मैंने उसको उस जगह पहुंचाया। तो आज मैं ये कंप्लेंट नहीं कर सकता हूँ कि मैंने एक बेईमान, तो तब तो मैं ही गलत जिम्मेदार हूँ ना, मैंने बेईमान को चुना है। काम पॉलिटिशियन अपनी लेवल पे करता है जो इसको करना होता है, लेकिन सोसाइटी में कुछ ऐसे काम होते हैं जो एज इंडिविजुअल आपको भी करने हैं। अब हर बात जो है पॉलिटिशियन से उम्मीद नहीं लगा सकते, उसने अगले अपने 5 साल का भी देखना है, उसने अपनी इन्वेस्टमेंट भी देखनी है, उसने अपने घर भी देखना है, क्योंकि आपने देखा है रियलिटी कुछ और होती है, पर्दे के पीछे कुछ और होते, पर्दे के सामने कुछ होता है। वो हमारे समाज ने आज तक क्या किया, हमारे लोगों ने सियासतदान बनाए, पॉलिटिशियन बनाए, जो आपने बोला, लीडर नहीं बनाया कोई। अगर हम लीडर बनाते तो तब इनसे हम एक्सपेक्ट करते हैं। हमारा काम जो है, हमने किसी की हेल्प की होगी, हमने आउट ऑफ ओन पॉकेट, आउट ऑफ ओन विल की है। हम सियासतदानों से ना ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं, ना ही करेंगे। अब कुछ लोगों से उम्मीदें हैं, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि वो अच्छा करेंगे। बहुत सारे लोगों से, बहुत सारे अच्छे लोग लीडर हैं। अब ये पूछ के वहाँ में फंसा तो नहीं रहे हैं ना? नहीं, मैंने जनरली पूछा था। नहीं, बहुत सारे अच्छे लीडर हैं यहाँ पे, बहुत सारे यंग लीडर आए हैं या अच्छे हैं हमारी सियासत में, जिनसे उम्मीद कर सकते हैं, जो कि डिलीवर कर सकते हैं। अगर पर्टिकुलरली पूछते हैं, आपका इशारा उसी ओर है, आपकी स्माइल बता रही, अब पर्टिकुलरली मुझे सजाद गरीन लोन साहब अच्छे लगते हैं, मतलब एज एन इंडिविजुअल, कोई लीडर, क्योंकि लीडरशिप क्वालिटीज है उनमें। ओके, अच्छा खासा डिलीवर कर सकते हैं, क्योंकि आप भी उसी एरिया के हैं। शहीद अब्दुल गनी लोन साहब ने काफ़ी अच्छा नाम कमाया और अच्छा खासा काम किया है। हम तो उस उम्र के नहीं है कि हम कहेंगे हमारे साथ काम किया है, कि हमने देखा है, लेकिन जो हम आज सुनते हैं दैट मीन्स अच्छा ही काम किया है। जब हम अच्छा सुन रहे हैं अपने बुजुर्गों से, तो अच्छा ही किया है। मैं तो बहुत ज़्यादा बोलूंगा नहीं, फिर लोग नीचे कमेंट्स कर लेते हैं कि भाई नहीं, मेरा जवाब या आपने सवाल पूछा, मैंने जनरली पूछा था कि ये, बट एनीवेज फिर भी ये चीज़ें हैं, डेमोक्रेसी है, पॉलिटिकल ओपिनियन, लोग कुछ भी। और मुझे बड़ा अच्छा लगता है जब लोग कुछ कभी खिलाफ भी लिखते हैं। मैं तो ज़्यादा उस पर रिएक्ट भी नहीं करता, ना मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ, बट ये है कि ठीक है, पॉलिटिकल ओपिनियन जो है वो डिफर करने चाहिए, डिफर होनी भी चाहिए। डेमोक्रेसी इसी से चलती है, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी है, तभी तो लोग ट्रोलिंग पे लोग आ जाते हैं। नहीं, वो अलग देखिए, मतलब मुझे कभी कभार बड़ा अजीब सा लगता है कि खासतौर से जो यंग लड़के हैं 25 साल से नीचे वाले, वो बहुत इंटॉलरेंट हो गए। इवन पॉलिटिशियंस जो नए हैं, अब वो इतने इंटॉलरेंट है, तो खैर उनकी क्या ही बात है। देखें, जब भी कोई ट्रोल करता है या कोई अगेंस्ट लिखता है, मेरा एक ही, मैं उनको बोलता हूँ आप लिखो, डेमोक्रेसी है, देयर इज अ राइट फ्रीडम टू स्पीच। लेकिन जब आप गलत लिखते हैं ना, तो आपकी परवरिश पे बात पड़ती है, आपके माँ बाप की बात आती है। अगर आप अपने माँ बाप को जो है ब्लेम नहीं करना चाहते, उनको बदनाम नहीं करना चाहते, तो फिर गाली गलौज मत लिखो। आप डिफर करो मेरी पॉलिटिकल ओपिनियन से, लेकिन इन डिसेंट वे। आप जो है ट्रोल उस इर्दा से मत करो कि आप अपने इखलाक से गिर जाएंगे। ये सब जरूरी है। इनको जो भी ट्रोल करता है, इनको बस अपने माँ बाप की परवरिश याद दिला। एक ना मुझे याद है,
मुझे एक सुबह 6-7 बजे कॉल आ जाता है ना, लोगों की जो एक्सपेक्टेशन होती है ना वो केस लेवल तक होते हैं और समझ भी नहीं पाते हैं लोग कि पर्सनल भी कुछ हो सकता है, मतलब पर्सनल टाइम है, मतलब ऐसा थोड़ी है कि 24/7 एवरीवन शुड बी अवेलेबल। तो मुझे सुबह 7 बजे कॉल आ जाता है और मैंने नहीं उठाया, ये विंटर्स की बात है लगभग। तो उसके बाद और एक कॉल तो मुझे मालूम नहीं पड़ा किसी वजह से। खैर जब मैंने लगभग 1 घंटे बाद देखा तो इन बिटवीन मेरे और एक फेलो जर्नलिस्ट का कॉल आता है ना, तो वो ना ऐसे थोड़े गुस्से में, तो मैं बोला क्या हुआ? बोला मुझे एक बंदा कॉल कर रहा था सुबह 7 बजे और उस बंदे का पहला वर्ड ही ये था कि तुझे मैंने इतनी कॉल्स करी तू क्यों नहीं उठा रहा है? और जानते भी नहीं वो किसकी ये है ना। और यही है ना कि आप लोगों से बेमतलब एक्सपेक्ट करते हो, आप ये नहीं देखते हो कि उनका स्टेट ऑफ माइंड क्या होगा। ये जैसे आपने कहा आप ही को कॉल चाहिए, हो सकता है आप सो रहे होंगे या फैमिली टाइम में होंगे। ज़रूरी नहीं है कि हर बार मतलब जो आप लोग कहेंगे या फ़ोन नहीं उठाएंगे आप जानबूझ के नहीं उठाया हो या आप गलत हो सकते हैं, ऐसा भी नहीं है ना। हमें अपना पॉइंट ऑफ व्यू ठीक करना है। नहीं मैं तो नहीं उठा, अगर मेरे पास नंबर सेव मैं तो वैसे नहीं उठाता। जी आजकल स्कैम्स फ़ोन पे भी बहुत होते हैं, क्या करें मेरा भी यही हाल है। अक्सर वही है कि जो नंबर सेव ना हो उसको अवॉइड ही करते हैं, क्योंकि पता नहीं कौन कब क्या रिकॉर्डिंग है। मेरे पास एज अ लिबर्टी है, से एग्जांपल आप हो, आप बिजनेस में हो, जी आप पॉलिटिक्स में हो, वन वे और अदर वे यू आर इन्वॉल्व, तो आपको मजबूरियां होती हैं, उठाना है फोन। मैं तो हूं नहीं इतना इन्वॉल्व। बिल्कुल भाई आप मुझे कॉल करके अपने घर की दास्तान बताओगे कि मेरे फलाने रिश्तेदार ने मेरी जमीन खाई है, ये किया, मैं थोड़ी आऊंगा न्यूज करने आपकी। ये ना कि अवेयरनेस नहीं है यहाँ लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि देखिए जब एक MLA बनता है ये हमारा लॉ मेकर होता है, इसको लॉ पे काम करना है। सोसाइटी के लिए लॉ क्या चाहिए, इसको लॉ मेकिंग करनी है। सोसाइटी का बंड इसको नहीं बनाना होता है। अगर आप एक MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली या पार्लियामेंट्री की डेफिनेशन देखेंगे, इसका काम है लॉ मेकिंग का, क्योंकि लॉ मेकर होता है सोसाइटी के लिए व्हाट इज बेटर फॉर द सोसाइटी। लेकिन हमें बंड होता है, हमें चाहते हैं हम इसी को फ़ोन कर दें MLA साहब ये बंड है, क्योंकि हमारी रिवायत यही रही है ना, क्योंकि बंड में कमीशन मिलेगा और हमारा सियासतदान भी ये बंड बनाने में लगा है, क्योंकि उसको पता है भाई 20% इसमें कमीशन मिलेगा मुझे भी। अब लोगों को वही उम्मीदें एक एक्टिविस्ट से भी रही है, एक जर्नलिस्ट से भी रही है, क्योंकि इनको लगता है भाई हर काम में है इनका घुसना जरूरी है, मेरा यही काम करेगा और लोगों को कोई ऑप्शन लगेगा नहीं। अगर आप बोलते हैं कि आपको किसी ने कोई कॉल करके ये बोलता है मेरी स्टोरी करो, दैट मीन्स उसके पास वो थक आ रहा है, वो जो है उसकी इमोशन, इसकी जो ये है एक्सपेक्टेशंस वो बिल्कुल इतनी डाउन हो गई हैं, वो अपने लीडर से नहीं, वो आपसे चाहता है कि ये काम हो जाए। ये भी सोचना है, इसमें मैं आपको आपके काम को क्रेडिट दूंगा क्योंकि आप ग्राउंड पे इतना अच्छा काम। ये भी हो सकता है, बट मुझे ये भी कभी कभार लगता है कि हमारे यहाँ पे अब पेशेंस, जो मैं पहले भी बोला, वो खत्म हो गया। पीपल वांटेड कि इमीडिएट सोल्यूशन हो हर एक चीज का। मेरा मतलब है हर एक चीज का नहीं हो सकता है। हाँ, इसमें शॉर्टकट्स लोग बहुत ढूंढते हैं। मुझे बहुत सारे लोग ये शिकायत करते हैं, मेरे एक दोस्त भी हैं शाहिद वानी, वो भी बोल रहा है कि नहीं करता है तो ये वो काम। उसका एक रीजन ये हुआ जहाँ पे मैं फेड अप हो गया कि ऐसा चला कि भाई फलाने के घर पे फलाने के साथ लड़ाई है, एंड दे विल कॉल यू कि आ जाओ भाई हमारी स्टोरी कर लो, फलानी चीज हो गई, आ जाओ स्टोरी कर लो। देखिए इधर मैं किसको ब्लेम करता हूँ, जो मैंने इस उम्र, इस छोटी उम्र में मैंने एक तजुर्बा किया है। सबसे पहली गलती जब हमारे मोहल्ले में ये सब चीज़ें होती हैं, हमारी बरादरी में होती है, ये पुलिस पे काम नहीं पड़ना नहीं चाहिए, आप पे नहीं पड़ना चाहिए था। इसकी जिम्मेदार हमारी मोहल्ला कमेटी है, हमारा जो सरपंच है, हमारा जो मस्जिद का जो हम जिसको हम बड़ा अमीर बनाते हैं। अगर हमारी मोहल्ला कमेटी स्ट्रांग होगी ना, ये जो छोटे छोटे इश्यूज़ हैं, जो फैमिली इश्यूज़ हैं, ज़मीन का मसला है, ये हमारी ग्राउंड लेवल पे ही हल हो सकता है। लेकिन इस पर किसी ने आज तक ना बात की है, ना कोई सोच रहा है। हमने जो उम्मीदें लगाई है, हम जो अपने घर की बात, जो आपने कहा मोहल्ले की बात, अपने फैमिली की बात, हमने सोशल मीडिया पे डाल दी स्टोरी बनाकर, लेकिन इसका लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट हम नहीं देखते। हमारी जनरेशन पे पड़ेगा, हमारे बच्चों पे पड़ेगा। हम लोग बहुत पहले हमने एक स्टोरी चलाई थी, कोई गरीब था, उनको ज़रूरत डोनेशंस की, मतलब बहुत पहले, ये कुछ 18-19 की बात है। देन वी डिसाइडेड, जो भी हम 3-4 लोग थे टीम में, कि हम लोग नहीं करेंगे, मतलब नहीं करेंगे। उसका एक रीज़न ये हमें लगा कि ये जो आज बिल्कुल बच्चा है, ये जब बड़ा हो जाएगा, आजकल इंटरनेट का दौर है, हालात तो इसके बदलेंगे, वन वे और अदर वे बदलेंगे, और ये अच्छा करेगा, लेकिन तब ये इसे हॉन्ट करेगा वापस आके। सही बात। बट फिर क्या हमें लगा कि यार जो लोग हैं वो हमें प्रेशर कर रहे हैं कि नहीं आप लोग कर लो, इनको मदद मिल जाती है।
तो फिर यू नेवर आप लोग डिफरेंशिएट ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या है। लाइक मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन इतने सारे लोग जो है वो न्यूज स्टोरी ब्रेकिंग इंपॉर्टेंट होगी उसी टून में करेंगे। जी 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 बिल्कुल सही। मकान जल गया है उसी टून में करेंगे, बीमार है उसी टून में करेंगे, एडवर्टीजमेंट है उसी टून में करेंगे। ये हमारी सोसाइटी का अलमिया रहा है, खासकर कश्मीरियों का, आपने भी ये नोटिस किया होगा। हमें जब किसी चीज के ऊपर जाता है ना, हम उसी के पीछे लगे रहते हैं। हमारे यहाँ लोगों ने एसटीडी खोले तो सबने खोले, किसी ने सोमो लाई तो सबने लाए, आपने रेस्टोरेंट खोले तो सबने रेस्टोरेंट। अब हर कोई इस पे आ जाता है, हर सोशल मीडिया पे आता है कि जी आप बीमार हैं, तो अब हर कोई आने लगा। मैं शायद बुरा भी हो सकता हूँ, मुझे बहुत सारे लोगों को, आप व्यूअर्स को अच्छा भी नहीं लगेगा, लेकिन मैं इसको आजकल कहता हूँ डिजिटल ट्रैफिक सिग्नल। क्योंकि आप जो हैं किसी की स्टोरी बना रहे हैं, हमें क्या पता आप जेन्युइन हैं या है, आप मत इससे कमीशन ले रहे हैं, आप मत इससे पैसे ले रहे हैं जिसका बना रहे हैं। तो तभी मैं कह रहा था अगर हमें मोहल्ला कमेटीज बैतुल माल इतना स्ट्रांग होता, हमने किया होता, तो इस चीज़ की नौबत नहीं आती। जब ये फैमिली चढ़ती है, आप देखिए छोटा बच्चा होता वो रो रहा होता कि मेरे बाप को ये है, आप हमें इलाज, उसको कैसे पता जब तक उसको फीड नहीं किया गया वो सब। और जैसे आपने अभी कहा जब ये स्कूल जाएगा तो इसको तो एलिनेट करेंगे ना स्कूल में, ये हॉन्ट करेगा। हाँ, ये स्कूल में ही एलिनेट करे, ये बंदा, ये बच्चा जो है ये भीख मांग रहा था, इनके यहाँ पैसे नहीं। बिल्कुल। जब कोई खैर का काम करते हैं, जैसे आपने कहा कि सोशल एक्टिविज्म जो हम भी करते हैं, लेकिन आदत रही है आज तक, इंशाल्लाह आगे यही कंटिन्यू रही। मैंने लोगों के जज्बात नहीं बेचे हैं। अगर किसी को आटा दिया है, किसी के बच्चे का फीस भरा है, उसको सोशल मीडिया पे फोटो बना के पोस्ट नहीं किया है। क्यों? क्योंकि आपको लोगों के दर्द से वास्ता होना चाहिए, लोगों की मोहब्बत से वास्ता होना चाहिए, इससे एहसान से नहीं होना चाहिए, है ना। कि हर नई शाम सुहानी तो नहीं होती है, हर नई शाम सुहानी तो नहीं होती है, हर उम्र जवानी तो नहीं होती है। बिल्कुल। तुमने एहसान किया था, सो जताया तुमने, ये जो मोहब्बत है जतानी तो नहीं होती। अगर आप किसी को हेल्प करते हैं, एहसान समझ के मत करो, मोहब्बत की तरह करो, अपने दिल से करो। आपको उसको शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप हमारे समाज को हम सुधारेंगे, हमारी बैतुल माल को स्ट्रांग करेंगे, मोहल्ला कमेटीज़ को स्ट्रांग करेंगे, तो हमें जो डिजिटल ट्रैफिक सिग्नल की जो ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, डिजिटल ट्रैफिक सिग्नल आपने बड़ा अच्छा इसके लिए टर्म आजकल बना हुआ, आप देख लीजिए ना किस तरह, मतलब बच्चों को ये एक्सप्लॉइट करते हैं बच्चों को। मेरे ख्याल से तो मैं तो इसको एक्सप्लॉइटेशन ही कहूँगा, बच्चे एक्सप्लॉइट होते हैं इस पे। छोटा बच्चा है, इसके दिमाग में पड़ गया, इसको स्कूल में एलिनेशन होगी। क्योंकि हमें भी पता है जब हम बच्चे थे, किसी का फीस नहीं होता था तो हम किस नज़र से बच्चे को देखते, आज ये जी गरीब, इसको फीस नहीं देगा, इसको रोज़ पूछते। तो इस बच्चे की हालत क्या होगी, लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट क्या होगा? मैं एक्चुअली ये तो बहस चलती रहेगी, कुछ लोग इसके हक में होंगे, जी बिल्कुल, लेकिन मैं आपके साथ बहुत सहमत हूँ बैतुल माल वाला। क्योंकि मैं जिस गांव में रहता हूँ हराई में ना, मैंने वहाँ पे देखा जो हमसे बड़े हैं, हमसे पहली जनरेशन, वो इस मामले में बहुत ही अच्छे थे, बहुत ही संजीदा थे। बैतुल माल जो हमारा सिस्टम है, एंड आई हैवंट सीन एनीवेयर एल्स, मैंने किसी गांव में नहीं देखा है। गांव में पैसा जमा होता है, गांव में जो ज़रूरतमंद है उन पे खर्च होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे से वेल मैनेज्ड और प्रॉपर तरीके, कितने बच्चों ने पढ़ा है, कितने लोगों का इलाज हुआ है, कितने लोगों के घर चले हैं। इससे इरफान साहब एक चीज़ हो सकती है, जो मोहल्ले लेवल पे, लोकल लेवल पे होता है, इसमें ना तो आपको वेरीफाई करने की जरूरत पड़ती है, ना तो आपके दिल में शक रहता है कि मैं अच्छी जगह दे रहा हूँ, यानी, और पता होता है कि कौन डिजर्विंग है कौन नहीं है, किसको क्या चाहिए, किसको कितने इलाज के लिए चाहिए। अब जो हमारे बुजुर्ग हैं, चलो वो चले गए, क्या है, लेकिन अब यंग लोग जो हैं इनको सोचना चाहिए। मुझे ये भी लग रहा है इसके लिए ऑल्टरनेट भी होना चाहिए कि कोई एक पर्टिकुलर सोशल मीडिया पेज होना चाहिए जो यही काम कर रहा है, यही काम करता हो, वो आप यही काम कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। क्योंकि आप फिर उसके लिए जो लाइबल भी होंगे, अकाउंटेबिलिटी भी होगी, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, है ना। आप उसी घर वालों का नंबर दे दे, लेकिन हमें मालूम है कि भाई ये वाला जो है ये ऐसे ऐसे कर रहा है, इसको परमिशन मिली है करने की, वगैरह वगैरह। बिल्कुल, अदरवाइज पता ही नहीं चल रहा आप किस दिन न्यूज कर रहे हैं, किस दिन ये कर रहे हैं, किस दिन कुछ और कर रहे हैं। एग्जैक्टली, और पैटर्न सेम है, वो डिफरेंशिएशन नहीं रहा है। एडवर्टीजमेंट, मैं तो से एग्जांपल, इफ समवन वुड आस्क मी कि भाई आ जाओ, वो लाइव जब एडवर्टीजमेंट करते हैं, आप मुझे 1 लाख रुपए भी दोगे, मैं नहीं करूंगा, नहीं, क्योंकि फिर डिफरेंशिएशन तो कुछ तो रखना है ना भाई। मैं क्यों होने चाहिए, अपने काम के एथिक्स होने चाहिए। हाँ, तो मतलब मैं पढ़ाई थोड़ी इसलिए किया जर्नलिज्म की 4-5 साल, जी कि मैं आके आपके एडवर्टीजमेंट लाइव करूंगा अगले दिन। एग्जैक्टली, हाँ, है, फिर फर्क क्या रहा। और उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है, भाई मैं वीडियो शूट करूंगा, उसको छोटा सा बनाऊंगा, आपको बोलूंगा भाई इस स्लॉट में चलेगा, बात खत्म। बट
चलिए जैसे अब अब सोसाइटी का हमारी सोसाइटी ये चल रहा है तो एक ट्रेंड पकड़ते हैं लोग, लेकिन चेंज हम लोग ही ला सकते हैं। जब आप जैसे लोग ये कदम उठाते हैं तो ओब्वियसली फिर दूसरा सीख के वो भी उठाएगा। पर कभी कभार बड़ा अजीब सा होता है कि ओब्वियसली डिसहार्टनिंग होता है। डू यू थिंक, जैसे आप भी अभी तो आप उठते बैठते हैं, सोशल मीडिया चलाते हैं, अक्सर बहुत अच्छी बातें जो मैं आपके पेज भी देख रहा हूँ, करंट इश्यूज पे आप बोलते भी हैं। डू यू थिंक कि लोगों का अब जहन बन गया है कि कुछ ना कुछ सेंसेशनल होना चाहिए, उसी को जाके देखेंगे? अच्छी बात है, आप धीमे धीमे बोल रहे हैं ना, कोई नहीं देखता। नहीं देखिए, कोई भी बोले, धीमे भी बोलेंगे, आप अच्छा भी बोलेंगे तो लोग नहीं देखते हैं। हाँ, नहीं ये मिसाल आपने देखी होगी, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, व्यूअरशिप आपने बहुत सारों की देखी, जो कि जिनको हम बोलते हैं मेंटली अनसाउंड। हम आपके नारद साइड के भी एक हैं, शायद नाम लेना अच्छा नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है ये बंदा मेंटली अनसाउंड नहीं, ये सोसाइटी अनसाउंड है, जो इसके इस पागलपन को देखती है, जो इस पागलपन में मजा ले रही है। अगर आप एजुकेटेड हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप कंटेंट देखो, आप सेंसेशन किसी चीज को बनाते हैं, आप देखो मुझे क्या प्रोडक्ट हासिल हो रहा है, मैं क्या इससे गेन कर रहा हूँ, क्या नॉलेज है, क्या इन्फॉर्मेशन है मुझे इसमें। आप किसी का नाच गाना देख रहे हो, किसी की बदतमीज गाली गलौज देख रहे हो सोशल मीडिया पे, तो आप कहीं ना कहीं खुद जिम्मेदार हैं। वो देखकर आप उसी को प्रमोट आप करते हैं, आप इसको प्रमोट करते हैं, आपकी जिम्मेदारी है। हम तो थोड़ा सीरियस ही हो गए इस बात को लेके, लेकिन चलिए ये भी एक दुख की बात है ही। अब इस पे ये तो क्या ओपन डिबेट्स होते हैं, इस तरह से चलते रहते हैं। बट आपको प्लान है पॉलिटिक्स करने का? क्योंकि मैंने आपको पॉलिटिकल एक्टिविज्म बहुत देखा है। जी बिल्कुल प्लान है, और मेरा मानना है कि छोटे लड़कों, यंग लड़कों को आना चाहिए, क्योंकि हम हमेशा कहते हैं भाई ये जो बूढ़ा हो गया जी ये क्या चलाएगा। तो जब हम ये सोचते हैं तो करेंगे क्यों नहीं? करने के लिए कोई दूसरा बंदा तो नहीं आएगा ना। जब आप कहीं पे स्टार्ट लेंगे, कहीं पे कदम लेंगे अपना, तभी जो एक नई शुरुआत होगी। पर मैंने देखा नहीं है हमारे वहाँ से तो कोई भी नए लड़के जो है वो कुछ उभर नहीं रहे हैं, ना आ रहे हैं। और मैंने ये भी देखा है कि पेशेंस नहीं है पॉलिटिक्स की, जैसे आ जाते हैं फिसल जाते हैं। यही बात है, यही मैं आपसे इसका जवाब देना चाहता था कि शॉर्टकट ढूंढते हैं लोग, पेशेंस नहीं। कहेंगे चले जी आज उतरे इलेक्शन में, उतरे इलेक्शन हारा तो बस गायब हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। अगर आपको लोगों के दिल जीतने में उम्र लगती है, आपको ग्राउंड इश्यूज जो होते हैं उनको समझने में टाइम लगता है, आपको जो एक रिवायती सियासतदान वहाँ खड़ा होता है, क्योंकि उसने 10 बंदों को बांट दिया होता है, 5 बंदों को नौकरी में लगाया होता है, 10 बंदों की ट्रांसफर करी होती है, तो उसने अपना एक सर्कल बनाया होता है। इसको तोड़ने में, इस जिनेक्स को तोड़ने के लिए आपको टाइम तो देना है, और आपको लोगों में जाना है, उनको समझाना है कि भाई मैं तो आपके लिए आ रहा हूँ। और आजकल की सियासत थोड़ी सी आसान है वो इस मामले में, क्योंकि लोग पढ़े लिखे हो रहे हैं, लोग जो है यूथ जो है एलिजिबल हो रहा है वोटिंग के लिए। आप इसको बता सकते हैं भाई रिवायती सियासतदान और मुझ में क्या फर्क है। मैंने तो नहीं देखा है कोई फर्क, लेकिन होना चाहिए। अगर पता नहीं जिस तरह से वो बोल रहे हैं ना, और जो आप किसी के साथ बात करेंगे जो यंग है, नया है, पॉलिटिक्स के साथ तो हम सब लोग वाबस्ता होते हैं किसी ना किसी तरह से। यू टॉक टू देम ना, और फिर उनको कुछ नया और ये वो बातें वो बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन ग्राउंड पे फिर जब वक्त आता है नहीं कर पाते। आई डोंट नो व्हाई, या तो मजबूरियां हो जाती हैं व्हाट्सएवर, बट नहीं कर पाते। नहीं देखिए, हमारे यहाँ क्या है, आज हम बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आएगी तब हम सीरियस नहीं हो जाते, तब हमें एक्सपेक्टेशंस दूसरे से रहती है। अगर हमें सियासत में चेंज चाहिए, अगर हम चाहते हैं कि हमारा सियासतदान हमारा सिर्फ हुक्मरान ना हो, रहनुमा हो, तो आपको जो है उसको खड़ा करना पड़ेगा। उस बड़ी बात कही आपने, उस बंदे को उठाना है जो आपको लगता है इस लायक है, और इसके साथ आपको चलना पड़ेगा, आपको बेगरज चलना पड़ेगा अपनी सोसाइटी के लिए, आपको पर्टिकुलर अपने फायदे के लिए नहीं हो। अगर आपकी लालच उसमें है तो ना आप ही कज कर पाएंगे, ना ये समाज सुधर सकता है। मैंने ना बहुत कम अब लोग देखे हैं, जैसे हम लोग इनिशियली जब बात कर रहे थे, आपने अभी मारूम लोन साहब की बात की, अब्दुल गनी लोन साहब की, या और कितने लोग थे हमारे, मुश्ताक लोन साहब थे लोलाब से, यासिन पीर साहब एक हमारे एमएलए हुआ करते थे, या कितने और सारे लोग हैं जिनके हम बात करेंगे, पुराने जो लीडर्स थे, वो राइज हुए धीरे धीरे करके। लेकिन अब प्रॉब्लम भी हो गई है ना पॉलिटिक्स में, कि अब तो उन्हीं को टिकट्स मिलती हैं, वही आगे आ रहे हैं जो पैसे वाले, यहाँ पैसे वाले नहीं है जो किसी ना किसी तरह से पैराशूटेड है। Exactly. Whether you agree it or not, someone may like it or not, but that is the truth. नहीं देखिए, और कोई पार्टी क्लेम नहीं कर सकती है कि नहीं। उमर अब्दुल्ला साहब का एक बार असेंबली में मैं देख रहा था, इस बार जब मैं असेंबली में था, बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही थी, फैमिली पॉलिटिक्स पे कुछ बात हुई तो उन्होंने कहा देखो हम सब इस मामले में नंगे हैं। तो वही मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सभी पार्टी इसमें नंगी है। नहीं बिल्कुल सही बात है, लेकिन जब इलेक्शन की बारी आती है
तब कोई भी पार्टी, जैसे आपने कहा, ये सोसाइटी का नहीं सोचती, ये सोचती है मेजॉरिटी का, अपनी पार्टी की सीट्स का। तो ऑब्वियसली अगर यहाँ से आप जैसे अच्छे लोग, अच्छे यंग ब्लड जाएगा, जिसको सोसाइटी में इज्जत भी है, काबिलियत भी है, लेकिन ये प्रेफर फिर भी सीट उसी को करेंगे जो इनका वो बुजुर्ग है, जो 70 साल का है, पिछले 50 साल से इलेक्शन लड़ रहा है। क्यों? क्योंकि उनको लगता है हमें सीट जीतनी, लोगों की फिक्र नहीं होती। लेकिन जहाँ हमारे पॉलिटिशियन को, जहाँ हमारे सियासतदान को ये फिक्र होना सोसाइटी की, तो वहाँ वो लीडर बन जाएगा, वो सियासतदान नहीं रहेगा। तब वो किसी यंग लड़के को, आम लड़के को भी टिकट दे सकता है अगर उसको लोगों का दर्द है, लेकिन जो कि आजकल बहुत कम है लोगों को। व्हाट डू यू थिंक, किन पे ज़्यादा करना चाहिए काम, किन सेक्टर्स पे काम करना चाहिए? जैसे मैं इसलिए भी आपसे पूछ रहा हूँ बिकॉज आप इस बिजनेस में भी हैं, अनएम्प्लॉयड जो यूथ, पीएचडी वाले भी आपके पास आते होंगे, भाई हमें दुबई भेज दो सिक्योरिटी गार्ड। आप सुन नहीं पाएंगे या बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे जो हमारी हालत होती है जब हम देखते हैं, दिल रोता है कसम से। बाद अवकात तो हम लोगों को काउंसिल करके भेज देते हैं, बोला कोई बात, कुछ न कुछ होगा, लेकिन इस जॉब के लिए अप्लाई ना करो, या आपको आपकी डिग्री को सूट नहीं करो। व्हाट डू यू थिंक, किन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा हमें इन्वेस्ट करना चाहिए? देखें, हमारा जो है प्राइम चीज़ जो है, एक तो एजुकेशन है, लेकिन इसमें टेक्निकल एजुकेशन ज़रूरी है। ओके, स्किल डेवलपमेंट जिसको हम बोलते हैं, स्किल्ड एजुकेशन जरूरी है। हमने रिवायत रही है, हमारे बच्चे अभी भी वही BA BSc कर रहे हैं जो हमारे बाप दादाओं ने किया है। अब देखें, टेक्निकल कोर्स कहीं पे नहीं है, प्लम्बिंग नहीं है, इंजीनियरिंग कहीं नहीं है, इलेक्ट्रिशियन नहीं है। आप देखिए यहाँ का मेसन कितना अच्छा, कारीगर कितना अच्छा था, लेकिन उसके पास स्किल है, वो बेचारा उसने उठाया है घर में ऐसी, ना कहीं इंस्टीट्यूट से पढ़ा, ना कुछ, आगे वो एलिजिबल नहीं रहता ना किसी चीज़ के लिए। और हेल्थ सेक्टर में काम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम दूसरी चीज़ है, क्योंकि हमारा पास, हम हर कोई कहता है टूरिज्म के साथ साथ हमारा हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर बहुत, जिस पे काम होना ज़रूरी है। हमारे बॉर्डर टूरिज्म पे, विलेज टूरिज्म पे, कल्चरल टूरिज्म पे काम करना ज़रूरी है। हमने दो तीन पर्टिकुलर जगहें रखी हैं, जैसे पहलगाम हो गया, गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया, लेकिन हमने विलेज टूरिज्म पे कभी बात नहीं की, बिल्कुल कल्चरल टूरिज्म पे कभी बात नहीं की, हमने जो रिलीजियस टूरिज्म पे बात कभी नहीं की, जो इतनी हमारी श्राइन्स है यहाँ पे, इतने अच्छे अच्छे बुजुर्ग हमारे यहाँ गए हैं। अगर हम इन चीज़ों को प्रमोट करेंगे तो हमारे यहाँ बहुत सारा जो है स्कोप है, और लोगों को रोजगार भी मिलेगा और करने के लिए डेवलपमेंट भी होगी। और सरकारें हमेशा गिनवाती हैं, इतने आए, इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपके पास है नहीं, हाँ, तो फिर आप ऑल्टरनेट में भी कुछ नहीं देख रहे हैं, और एनवायरनमेंट का ख्याल रखे बगैर ही सब कुछ चल रहा है। देखिए, शायद मैं यहाँ हार्श भी हो सकता हूँ, मेरे बहुत सारे लोग इख्तिलाफ भी कर सकते हैं, जब इतने सारे लोग आ गए, ये पर्टिकुलरली 3 या 4 जगहों पे गए, और फिर से इतने ही लोग आएंगे अगले महीने, अगले साल, लेकिन ये कहीं ना कहीं उन्हीं लोगों को फायदा है जो इन्हीं जगहों पे, जिन्होंने कुछ होटल रखे, 3-4 लोगों ने इन्होंने वहाँ पे होटल रखे, इन्हीं को फायदा है। जो आपके कुपवाड़ा के गाँव में एक बंदा रहता है, इसको इस टूरिज्म से क्या फ़ायदा है? जो आपके काजीगुड़ में एक बंदा रहता है, आपके अनंतनाग में रहता है, इसको क्या फ़ायदा? ये फ़ायदा पर्टिकुलरली इसी बिजनेसमैन को दे रहे हैं जिसका पहलगाम या गुलमर्ग या सोनमर्ग में अपना होटल है, और ये होटल भी लीज का होता है, फॉरेस्ट लैंड होता है या स्टेट लैंड होता है, और ये लैंड भी गरीब को नहीं मिलता है, ये लैंड भी इसी को मिलेगा। फिर ये ग्रुप ऑफ होटल्स होता है इनका, जहाँ आज तक की बात रही, और ये इसका मैं खुद आई विटनेस हूँ, और मेरी ये पर्सनल जो है, क्या बोल सकते हैं, एक्सपीरियंस है, आप भी शायद एग्री करेंगे। जब हमारा टूरिस्ट आता है, हम जान निशावर कर देते हैं इस पर, लेकिन जब ये कुपवाड़ा टंडार का लड़का आएगा, बंदा आएगा, फैमिली आएगी श्रीनगर डॉक्टर को दिखाने के लिए, शुपियन की फैमिली आएगी, उनको हमारे होटल वाले, हम कश्मीरी, इनको यहाँ रूम नहीं देते हैं रात को। आपको इस बात का इल्म है? बिल्कुल है, रूम नहीं देते हैं, लोकल मैं खुद इसका शिकार हुआ। मैंने बोला मैं भी इस चीज का शिकार, मैं बिल्कुल, हम लोग इस चीज का शिकार हुए। डॉक्यूमेंट ले लीजिए, कार्ड्स ले लीजिए, हाँ, जो भी है, हाँ, मुझे रेट नहीं जी, लोकल को अलाउड नहीं। क्यों नहीं अलाउड? हाँ, तो फिर जब आपको टूरिज्म में प्रॉब्लम हो जाती है, फिर आप अपने लोगों को क्यों रोते हैं, भाई हमें बोलो टूरिस्ट को? हाँ, फिर कह रहे हैं लोकल टूरिस्ट को बुलाओ। फिर आप जेके बैंक जिनसे आप लोन लेते हैं उनको क्यों बोलते हैं नुकसान हो गया जी, हमें ये दे दो? आप देखिए, जहां यहाँ पर टूरिज्म की जो पॉलिसी है, वो भी बैंक की हो, वो भी बड़े लोगों को फेवर करती है। आप बड़ा होटल डालोगे, आपको सब्सिडी ज्यादा मिलेगी, आपको 50% सब्सिडी मिलेगी। उस बेचारे के जो गाँव में छोटा सा रेस्टोरेंट खोलता है, उसको भी तो सब्सिडी दे दो, उसको 10 बार डिपार्टमेंट जो है वेरिफिकेशन आता है, फोटोग्राफ लेने हैं, जैसे कि बहुत सारे हैं जो खादी विलेज वगैरह बोर्ड है, ये आएंगे फोटो उठाएंगे, लेकिन फिर 50 बार उसको फोन करना पड़ता है, जनाब आप मेरे को कुछ पैसे दो और रिलीज करते। गवर्नमेंट बड़ा चढ़ा कर दिखाती है, उनका काम है दिखाना, लेकिन ग्राउंड पे जो काम हो रहा है वो आप और मैं बेहतर जानते हैं।
वो काम नहीं हो रहा जो होना चाहिए। सियासतदान ने सीट जीती, ये टंगडार से जीत के आया, ये उड़ी से जीत के आया, ये कुपवारा से जीत के आया, ये अनंतनाग से जीत के आया, लेकिन रहना इसको 5 साल श्रीनगर में। कल आपने देखा जंग का माहौल था, बमबारी हुई बॉर्डर एरिया में, हमारे एमएलए साहिबान वहाँ के कहाँ थे? सबसे पहले तो वो श्रीनगर शिफ्ट खुद हुए थे। अगर उस जगह मैं हूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ मुझे बनाओ, प्लीज़ डोंट टेक अदरवाइज, मैं रात भर इसी चिंता में था। मैं कहा मैं होता वहाँ का लीडर, मैं होता वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, मैं तो अभी इन लोगों के पास, अभी तो मुझे आर्मी पुलिस भी जाने नहीं देखी। बोले आप कहाँ जा रहे हो, अभी तो अलाउड नहीं है। लेकिन अगर मैं वहाँ का रिप्रेजेंटेटिव, मैं अपने लोगों में बीच में रहूँगा ताकि सरकार सुने, इन लोगों को टाइमली जो है वहाँ से जो रिहेबिलिटेट करेंगे। लेकिन अब लोगों को कहीं ना कहीं सुनने समझने की ज़रूरत है। भाई वही उसी को चुनो, उसी का साथ दो जो आपके साथ रहेगा। जो आपने बिजनेस बनाएगा ना, ये लीडर नहीं हो सकते, बिजनेसमैन ही बनेगा। और हमारी सियासत में लोग बिजनेसमैन आजकल ज़्यादा है, तो इसको तो आप, ये तो आपके एज कमोडिटी यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के फायदे। थ्रू आउट कंट्री अब है, थ्रू आउट कंट्री है, हर जगह यही है। अब किसी जगह थोड़ा थ्रू आउट वर्ल्ड ही तो अब लग रहा है। लेकिन मगर ये है, अगर हम एज ऑफ नाउ हम अपनी बात करते हैं, क्योंकि हमारा बड़ा है, हम कश्मीरियत, हम तो बात अपनी ही करेंगे। ये कश्मीरियत हमें दिखानी है ना, ये कश्मीरियत सिर्फ हमें किसी बाहर के बंदे को आके उस पर शॉल डालना ही कश्मीरियत नहीं है, उसको वाजवान खिलाना नहीं कश्मीरियत नहीं है। कश्मीरियत ये भी है, आपकी सोसाइटी में अगर गलत हो रहा है, आप इसको ठीक कैसे करोगे, ये भी तो कश्मीरियत ही। आपके जो बुजुर्ग यहाँ से गए हैं, वो तो कुछ आपको यही चीज़ सिखा गए हैं। वो तो आपको ये नहीं सिखा गए हैं कि आप सिर्फ जो बुरे काम हो रहे हैं आपकी सोसाइटी में, उन पर चुप्पी साधो। तो जिम्मेदारी तो हम पे आयद होती है, गलती तो हमारी है। हम आपस में ही जो है डिवाइड हुए, हम सेक्ट्स में डिवाइड हुए, और करने वाला हमारा यही होता है बंदा, तो जिसको पता है भाई फ्रैक्शन हो जाएगा मैं जीत जाऊंगा। पर्टिकुलर थ्रू आउट J&K में बात करूँ, एक पर्टिकुलर बात की। पॉलिटिक्स तो इसी तरह की हमेशा ही रही है, लेकिन होनी नहीं चाहिए। सही बात। पॉलिटिक्स तो है यही, पॉलिटिक्स तो नाम ही पॉलिटिक्स, आप समझ सकते हैं। ताहिर साहब चलिए, इतनी सारी हमने बातें की, शुक्रिया। और बहुत अच्छा लगा कि बिजनेस में रह के, पॉलिटिकल एक्टिविज्म में रह के इस तरह की ब्रॉडर और डाइवर्स सोच रखनी भी ज़रूरी है ना? जी बिल्कुल, होना भी चाहिए। हाँ, होना भी चाहिए। अगर आप जिंदा रहना चाहते हो तो ब्रॉडर सेंस में काम करना चाहिए इंसान को। क्या आपका आखिरी क्या है, आपका मैसेज, पैगाम, सियासत के बाहर सभी? आखिरी पैगाम जो मेरी रहेगी, जो इन सियासतदानों के, हमारे सियासतदानों के लिए, कि अनाए छोड़कर मसले का हल ढूंढो, अनाए छोड़कर मसले का हल ढूंढो, मेरे बुजुर्गों तुम्हारा जवान खतरे में है। अपने अंदर लोगों का एहसास पैदा करो, क्योंकि एहसास वाला आदमी कभी लोगों को, कभी किसी को सरे राह नहीं छोड़ेगा। सही बात, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही। और जवानों के लिए यही रहेगा कि उम्मीद पे दुनिया कायम है। बिल्कुल, उम्मीद पे रहो, इंशाल्लाह फिर से चमन में बहार आएगी, इंशाल्लाह फिर से ये बाग खिल उठेगा, इंशाल्लाह फिर से वही होगा जो आप चाहते हैं, इंशाल्लाह। चलिए, आपको बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत थैंक यू सो मच।